Hello students, today in our social science class we will continue chapter 1 part 2. So let's start. The Dutch, after 100 years of the arrival of the Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading initially. They established forts at Pulicat and Madras, now Chennai. They also established a trading center at Agra in the year 1663. Meanwhile, the British also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British. एक्चुअली जो पोर्टुगीज़ थे उनका जब इंडिया में आगमन हुआ था उसके लगभग 100 ईयर्स के बाद 16th सेंचुरी के लास्ट में जो डचेस थे हॉलैंड से इंडिया में ट्रेड करने आए. उन्होंने जो अपना ये पुलिकट और मद्रास में अपने फोर्ट्स इस्टेब्लिश किए. दूसरा जो उन्होंने ये 1663 में आगरा में अपना ट्रेड सेंटर बनाया और तभी उसी समय पर जो ब्रिटिश थे वो भी इंडिया में उनका भी अराइवल हुआ. वो भी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के पर्पज़ से आए थे. नाउ दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए थे बट जो ब्रिटिश थे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग थे. यही वो वजह थी जिसकी वजह से जो डचेस थे वो उनको फेस नहीं कर पाए. नाउ ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड in the year 1600 CE, the British established the East India Company. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India. एलिजाबेथ जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उनके ही जो उनका रूलिंग पीरियड था उसी समय 1600 CE में जो ब्रिटिश थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया. और ये जो कंपनी थी ये उन मर्चेंट्स को बिलोंग करती थी, उन मर्चेंट्स के साथ जो इंडिया के अंदर ट्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा जो वेल्थ था अर्न करना चाहता था. The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE. Captain W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India. He met Jahangir but did not get the permission to trade. Thereafter, Sir Thomas Roy arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat. Later, Delhi went to in the hands of Shah Jahan. Shah Jahan gave the permission to the British to carry out trade in Bengal. जो ब्रिटिशर्स का जो फर्स्ट शिप था वो इंडिया में 1608 में सबसे पहले सूरत के पोर्ट पर आया और जिसके जो कैप्टन थे इसके वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस. और वो विलियम हॉकिंस फर्स्ट ब्रिटिश थे जो इंडिया के अंदर जिन्होंने अपना फर्स्ट फुट स्टेप रखा था. वो सबसे पहले इंडिया आकर जहांगीर से उन्होंने ट्रेड करने की परमिशन ली बट उन्होंने उसको परमिशन नहीं दी. उसके बाद सर थॉमस रॉय इंडिया में आए और उन्होंने जहांगीर से ट्रेड करने की परमिशन ले ली. उसके बाद उन्होंने सूरत में अपना ट्रेड सेंटर बनाया. उसके बाद जो दिल्ली थी वो शाहजहाँ के हाथों में चली गई. अब शाहजहाँ ने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे इंडिया के अंदर ट्रेड करने की परमिशन दे दी, स्पेशली बंगाल में. नाउ द फ्रेंच एस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE. दे एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी. The head of the French company was Joseph Francisco Dupleix, who had a desire to expand the European rule in India. Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. There were innumerable disputes and battles, and finally, the British emerged as the winner. However, the French retained their control over the trading centers of Puducherry, माहे एंड चंद्रनगर. सो स्टूडेंट्स जो फ्रेंच थे उन्होंने इंडिया के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1664 में इस्टेब्लिश किया और उन्होंने सूरत, मछलीपट्टनम और पुडुचेरी में अपनी जो फैक्ट्रीज थी उनको भी इस्टेब्लिश किया. जो अभी ये जो कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो हेड थे जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स थे और उनकी एक विशेष इच्छा थी कि वो अपना जो यूरोपियन एम्पायर था उसका यहाँ पे इंडिया में उसका विस्तार करें, मीन्स एनलार्जमेंट करें. दस जो फ्रेंच थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने कंपटीशन में खड़े रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. अब यूरोपियन जो थे वो थोड़े वीक पड़ गए उनके सामने. उनके दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और फाइनली जो ब्रिटिश थे वो विनर हुए. बट फिर भी जो फ्रेंच थे उन्होंने अब कुछ ट्रेडिंग सेंटर जैसे कि पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर पर अपना कंट्रोल कर लिया था. नाउ ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल. द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश्ड फोर्ट्स इन द ईयर 1651 CE. द फोर्ट्स वर garrisoned
for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फर्स्ट जो ट्रेड स्टार्ट किया था वो रिवर हुगली पर के किनारे पर किया था और वहीं पर उन्होंने अपने फोर्ट्स भी इस्टेब्लिश किए लगभग 1651 में। जो फोर्ट्स थे उनको फोर्टिफाइड किया गया था उनकी प्रोटेक्शन के पर्पज़ से और उन्होंने जो मुग़ल एम्परर औरंगजेब था उससे ट्रेड करने के लिए परमिशन भी ले ली थी और उसमें एक और कंडीशन थी कि वो जो ट्रेड यहाँ पे करने वाले थे वो विदाउट जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो टैक्सेस पे उनको नहीं करने थे जो एनुअल पेमेंट के अगेंस्ट था। Now, the expansion of the British rule between 1757 CE and 1857 CE. By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. मीन्स ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की चाह में थी और वो एक बंगाल में जो ऑर्डर पास किया था उसमें ये था कि जो कंपनी थी उसी को टैक्स फ्री ट्रेड करने का बेनिफिट मिलेगा। हाउएवर मैनी ऑफिसर्स हु वर एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। बट फिर भी जो कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जिनकी अपनी निजी कंपनियां थी उसमें वो काम करते थे फिर भी उन्होंने भी टैक्स पे नहीं किया। एज ए रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस्ड। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बंगाल में जितनी जो भी इनकम होती थी टैक्सेस से वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। विच इन टर्न वॉज अपोज्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। दिस डिस्प्यूट kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan. Ali Vardi Khan, his son Sirajuddaulah took charge. He got involved into a major battle with the British. और इसका जो अपोज किया था वो बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान ने उसका पूरी तरह से उसको अपोज किया और ये जो डिस्प्यूट था ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। अली वर्दी खान के टाइम तक भी ये चलता रहा। अली वर्दी खान के बाद उसका जो बेटा था सिराजुद्दौला खान ने चार्ज लिया और इसी का विरोध करते हुए उसे जो ब्रिटिश थे उनके साथ एक बड़ा बैटल में इन्वॉल्व होना पड़ा। नाउ बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला became Nawab of Bengal in the year 1756. He had an overwhelming influence over the British. The British helped the competitors of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal. There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes. जो सिराजुद्दौला खान था वो बंगाल को नवाब बना 1756 में और उसको जो उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का एक विशेष प्रभाव था। द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर ऑफ सिराजुद्दौला और उन्होंने सिराजुद्दौला के जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट एक कॉन्स्पायरेंसी करने के लिए उसके जो वफादार लोग थे उनकी हेल्प ली और उसको बंगाल का जो सिंहासन था वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश की। और इसी वजह से जो मर्चेंट्स थे एक तरफ तो सिराजुद्दौला को सिंहासन से हटाने के लिए एक बड़ी कॉन्स्पायरेंसी की जा रही थी, दूसरी तरफ जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनको टैक्स पे ना करने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा और भी जो अदर व्यापारीज थे वो भी जो कुछ टैक्सेस थे जो ब्रिटिश थे उनको और जो इंडियंस थे उनको सभी को पे करने थे बट कोई भी उनको पे नहीं कर रहा था जिसकी वजह से जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules and trade as per the term and condition. This provocation was enough for Siraj to opt for war and he succeeded in expelling the British from Calcutta. अब जो सिराजुद्दौला था उसने ऑर्डर किया कि जो ब्रिटिश हैं वो खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, मीन्स अपने जो उनके फोर्ट्स थे उनको फोर्टिफाई नहीं कर सकते, खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना था और उनको टैक्सेस भी पे करने थे और रूल के अकॉर्डिंग जो टर्म एंड कंडीशन थे उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें उनको फॉलो करते हुए अपना ट्रेड आगे बढ़ाना था। अब ये जो प्रोवोकेशन था यही एक काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बेस था सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। नाउ अब जो सिराजुद्दौला था उसको और इस बैटल में जो सिराजुद्दौला था वो ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से हटाने में पूरी तरह से सक्सेस रहा। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जफर एज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला with a promise to confer the throne of Bengal to him and convinced him to join their side. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने
रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में काउंटर अटैक किया, और जिसमें उन्होंने जो मीर जफ़र था, कमांडर चीफ था जो सिराजुद्दौला का, उसको ब्राइब दी, रिश्वत दी, और उसको एक प्रॉमिस भी किया कि उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा, जिससे कि वो उनकी साइड आ जाए और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट उनके साथ उनको हेल्प करे। अब उसकी हेल्प से जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने जो सिराजुद्दौला था उसको हरा दिया और उसका मर्डर भी कर दिया, और यही जो बैटल हुआ था, इसी को बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना गया। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Thus, this war is considered to be a turning point in the history of India। और ये फर्स्ट वॉर था जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फर्स्ट टाइम लड़ा था, और इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। नाउ द बैटल ऑफ बक्सर। एज प्रॉमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जफर एज द नवाब ऑफ बंगाल। जैसे कि उन्होंने ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया। Robert Clive also went back to England. With the passage of time, Mir Jafar became hostile towards the British. The company decided to replace him with its son-in-law, Mir Qasim. Mir Qasim was efficient, disciplined and clever ruler. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो वापस इंग्लैंड चला गया, और जो मीर जफर था वो अब ब्रिटिशर्स का हॉस्टाइल बन के रह गया था। अब कंपनी ने उसको उसके सन इन लॉ के साथ रिप्लेस करने के बारे में सोचा। जो मीर कासिम था वो बहुत एफिशिएंट और डिसिप्लिन और साथ में क्लेवर रूलर भी था। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब जो टैक्सेस थे उनको पे करने और ना करने की वजह से जो नवाब था उसके और ये जो ब्रिटिश थे उनके बीच में रोज़ रोज़ संघर्ष हो रहे थे, विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्स फेस टू फेस विद ईच अदर, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस आमने सामने आकर खड़ी हो गई। In 1763, Mir Qasim was defeated by the company but he escaped। और 1763 में मीर कासिम को जो ब्रिटिश कंपनी उन्होंने उसको हरा दिया, बट वो अपने आप को फ्री करने में, वहाँ से भागने में सक्सेस रहा। He reorganized his army along with the forces of Nawab of Awadh, शुजाउद्दौला and Mughal Emperor Shah Alam II। बट मीर जफर ने नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ मिलकर अपनी फोर्स को वापस रीऑर्गेनाइज किया। नाउ देयर कंबाइंड फोर्सेस मेड द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764। और अब उनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो कंपनी के साथ बैटल ऑफ बक्सर के लिए बक्सर में 1764 में आकर मिली। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी won the war and all of a sudden Bengal Awadh which is now Lucknow and Mughal Empire was under their control. Robert Clive was sent to India to take control of the situation. That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. Now, suddenly, जो अवध, now Lucknow and Bengal and the Mughal Empire was under the control of Robert Clive, क्योंकि वो ये युद्ध को जीत चुके थे। एंड रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया में सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए भेजा गया, क्योंकि इस समय इंडिया की सिचुएशन इस बैटल ऑफ बक्सर की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एंड ये वो समय था जिस समय जो हमारी ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी, बट नाउ वो इंडिया के अंदर अब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर के रूप में सामने आई। मीन्स अब उसने इंडिया में अपना ट्रेड, वो एक ट्रेड के लिए सिर्फ इंडिया में आए थे, बट अब वो पूरी तरह से इंडिया पे होल्ड कर चुके थे, यहाँ पर सेटल हो चुके थे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये चैप्टर 1 यहीं पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।